सितंबर 1977 यही वो साल था जब नासा का वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी जर्नी पर निकला जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ ये यान अपने ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयजर 2 से 16 दिन बाद अंतरिक्ष की गहराइयों में रवाना हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को करीब से स्टडी करना, उनके विशाल मून्स को देखना और उनके रहस्यमयी रिंग सिस्टम्स को समझना। वॉयजर 1 को एक तेज और डायरेक्ट रूट पर भेजा गया था, सीधा जुपिटर और सैटर्न की तरफ। वहीं वॉयजर 2 को थोड़ा अलग पाथ पर भेजा गया, जो उसे इन दोनों गैस जायंट्स के पास से ले जाने के बाद यूरेनस और नेपट्यून तक भी पहुंचाता है। ये सब पॉसिबल हुआ एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से, जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। जर्नी शुरू हुए महज कुछ हफ्ते ही बीते थे कि वॉयजर 1 ने पहली इमेजेस भेजी। 18 सितंबर 1977 को जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 1.16 करोड़ किलोमीटर दूर था, उसने एक ऐसी तस्वीर खींची जो पहले कभी नहीं ली गई थी। एक क्रीसेंट शेप्ड पृथ्वी और दूसरा उसका चांद। इस तस्वीर में ऊपर चांद नजर आता है और नीचे हमारे नीले ग्रह पर धुंधला सा ईस्टर्न एशिया और पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न हिस्सा दिखाई देता है। यह किसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई अपनी तरह की पहली तस्वीर थी। अपने डायरेक्ट पाथ की वजह से वॉयजर 1 को सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर तक पहुंचने में महज 1.5 साल लगे। जनवरी 1979 में जुपिटर के करीब पहुंचते ही वॉयजर 1 ने इमेजेस लेना शुरू कर दिया। पूरे फ्लाईबाई के दौरान उसने लगभग 900 तस्वीरें खींची। ये टाइम लैप्स देखिए, जिसमें 60 दिनों तक जुपिटर को कैप्चर किया गया है। उसके बादलों के भंवर, चमकदार पट्टियों में घूमते स्टॉर्म्स, जो धरती से ली गई किसी भी तस्वीर से कहीं ज्यादा डिटेल्ड है। और फिर आई वो इमेज, जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये विशाल स्टॉर्म पहले कभी इतनी क्लैरिटी से नहीं देखा गया था। अलग अलग कलर फिल्टर्स की मदद से इस स्टॉर्म की टर्बुलेंट नेचर साफ नजर आई। उसके चारों ओर बड़े व्हाइट स्पॉट्स और जुपिटर का मार्बल जैसा दिखने वाला एटमॉस्फेयर। वॉयजर 1 ने पहली बार जुपिटर के थिन रिंग सिस्टम को भी ऑब्जर्व किया, जो इमेज में एक हल्की सी पट्टी की तरह दिखाई देता है। इस रिंग का आउटर एज प्लैनेट के बादलों से करीब 57,000 किलोमीटर दूर है। 11 मिनट के एक्सपोजर के दौरान स्पेसक्राफ्ट की तेज स्पीड की वजह से बैकग्राउंड के तारे टूटे हुए पंस जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन वॉयजर 1 ने सिर्फ जुपिटर ही नहीं, उसके रहस्यमयी मून्स को भी पहली बार इतने करीब से कैप्चर किया। वॉल्केनिक मून आयो की इस इमेज में उसकी ऑलमोस्ट हेल लाइक सरफेस साफ नजर आती है, जहां एंशिएंट वॉल्केनोज के निशान फैले हुए हैं। आयो पृथ्वी के बाहर पहली ऐसी दुनिया थी जहां एक्टिव वॉल्केनोज देखे गए। ये मून के किनारे पर डार्क स्पेस के सामने एक विशाल वॉल्केनिक प्ल्यूम सिलुएट की तरह उभरता हुआ दिखता है। अलग अलग कैमरा फिल्टर से ली गई क्लोजअप इमेजेस में आयो के रिच कलर्स भी नजर आते हैं, जो शायद सल्फर के अलग अलग फॉर्म्स और सल्फर कंपाउंड्स की वजह से हैं। काले धब्बे संभवतः लावा फ्लोज या वॉल्केनिक क्रेटर्स के निशान हैं। जुपिटर और उसके मून्स का स्टडी पूरा करने के बाद अप्रैल 1979 की शुरुआत में वॉयजर 1 ने अपनी फ्लाई बाय पूरी की और अब उसका अगला स्टॉप था सैटर्न। करीब 20 महीने बाद 9 नवंबर 1980 को वॉयजर 1 आखिरकार उस रिंग्ड प्लैनेट तक पहुंच गया। इस धुंधली इमेज में सैटर्न के घूमते बादलों की डार्क और लाइट पट्टियां दिखाई देती हैं, उसके भव्य रिंग्स और उसके 2 रहस्यमयी मून्स। इस फ्लाईबाई के दौरान वॉयजर 1 की मुलाकात सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन से भी हुई। एडवांस्ड इमेजेस में टाइटन का नाइट्रोजन रिच धुंधला एटमॉस्फेयर साफ नजर आया, जिसने साइंटिस्ट्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस मून की सरफेस पर लिक्विड मीथेन और इथेन के समंदर हो सकते हैं। और ये बात 2004 में कसीनी मिशन ने सच साबित कर दी थी। सैटर्न के सबसे करीब पहुंचने के ठीक 8 घंटे बाद वॉयजर 1 ने उसके रिंग सिस्टम की एक ऐसी इमेज कैद की जिसे देखकर मानो वक्त थम जाए। सैकड़ों चमकीले और गहरे रिंग्स जो खरबों छोटे आइसी पार्टिकल्स और बड़े बड़े बिखरे पत्थरों से मिलकर बने हैं। सैटर्न फ्लाईबाई के दौरान वॉयजर 1 ने अपार डेटा इकट्ठा किया और 3 नए अननोन मून्स की डिस्कवरी भी की। लेकिन इसके साथ ही उसका प्राइमरी मिशन पूरा हो चुका था। अब ये यान किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के इतना करीब फिर कभी नहीं आने वाला था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। फरवरी 1990 में जब वॉयजर 1 पृथ्वी से लगभग 6.4 अरब किलोमीटर दूर था, तब महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन की एक अनोखी रिक्वेस्ट पर नासा ने स्पेसक्राफ्ट के कैमरा को एक आखिरी बार सूरज की तरफ मोड़ा और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। वॉयजर 1 ने इमेजेस की एक सीरीज कैप्चर की जिसे सोलर सिस्टम फैमिली पोर्ट्रेट के नाम से जाना गया। इस मोज़ेइक में 60 फ्रेम्स थे, जिनमें वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस और नेपट्यून नजर आते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का पहला ऐसा पोर्ट्रेट जो बाहर से लिया गया था। इसी सीरीज में पृथ्वी की एक इमेज ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। लाइट की एक विशाल बीम में एक छोटा सा नीला डॉट, यही है हम, यही है हमारी पूरी दुनिया। इसी इमेज को कार्ल सेगन ने नाम दिया पेल ब्लू डॉट। सारी इमेजेस पृथ्वी पर वापस पहुंचने के बाद इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट के कैमरास को बंद कर दिए ताकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को एनर्जी मिल सके और स्पेसक्राफ्ट अपनी आगे की जर्नी को जारी रख सके उस अनजान अंधेरे में। फिर 16 दिसंबर 2004 को सैटर्न एनकाउंटर के पूरे 24 साल बाद वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक को पार किया। ये वो रीजन है जहां सोलर विंड इंटरस्टेलर विंड से टकराते ही अचानक स्लो हो जाती है और उसकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर उसे गर्म बना देती है। यहां से आगे था हेलियोशीत, सोलर सिस्टम के चारों ओर चार्ज पार्टिकल्स के एक बबल की आउटर लेयर, एक टर्बुलेंट इलाका। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट 25 अगस्त 2012, जब वॉयेजर 1 ने वो बाउंड्री पार की जिसे पहले कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट पार नहीं कर पाया था। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर गया। ये स्पेसक्राफ्ट जिसे सिर्फ 5 साल चलने के लिए बनाया गया था, वो आज भी सूरज से अरबों किलोमीटर दूर रहकर डेटा भेज रहा है। हमारे सोलर सिस्टम से परे कॉस्मिक रेस की पूरी इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। नासा के अनुसार स्पेसक्राफ्ट के पास 2021 तक अपने इंस्ट्रूमेंट्स चलाने के लिए इनफ एनर्जी थी, लेकिन उसके बाद भी ये इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ता रहेगा और लगभग 40,000 साल बाद अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन के एक तारे के करीब 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो दोस्त हाल ही में हमारे चैनल पर आए हैं उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप वाकई कमाल के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।